हाँ, जिस तरह से हमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आते हुए देखी है, उसमें एक आम निवेशक के लिए, खासतौर से एक डेट निवेशक के लिए क्या कुछ निकल कर आ रहा है, इस पर हम बारीकी से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं कोटक एएमसी की डेट सीआईओ डेट एंड हेड प्रोडक्ट्स लक्ष्मी अय्यर, और साथ ही हमारे साथ जीएसटी इन्वेस्टमेंट के सीएफपी आदित्य शाह भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और शुरुआत यहाँ पे क्लियरली मैं करना चाहूँगी अब मॉनेटरी पॉलिसी से ही, और जिस तरह से उम्मीदें थी, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ग्रोथ अनुमान में कटौती की है। महंगाई का लक्ष्य भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। लक्ष्मी, अब आज की जो पॉलिसी है मुझे आपसे समझनी है डेट निवेशक के लिहाज से। देखिए, आज आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल बराबर है। ब्याज दरों में कोई फेरफार नहीं हुआ है, लेकिन महंगाई के जो अनुमान है वो बढ़ा दिए गए हैं। और एक और चीज अगर आपने देखी होगी तो जो अपने बेंचमार्क रेट्स है, जो रिपो रेट है वो एकदम स्थिर था। जो रिवर्स रिपो रेट है उसको भी नहीं बढ़ाया गया, लेकिन इन दोनों के बीच एक नया फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसके तहत जो शॉर्ट टर्म रेट्स है वो तकरीबन 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिए गए हैं। इसका ये मतलब है कि जो अक्रॉस द यील्ड कर्व जो उम्मीद थी लोगों को कि ये धीमे धीमे बढ़ेगा, जो ब्याज दरें धीमे से बढ़ेंगी, जब रिपो रेट बढ़ेगा तभी बढ़ेंगे, ये अंदाजा गलत हुआ है। और हमने देखा कि आज ही के आज काफी सारा अक्रॉस द यील्ड कर्व 25 से 30 बेसिस पॉइंट यील्ड में हमने बढ़ावा देखा है। और हमारा ये अनुमान है कि हालांकि पोर्टफोलियो यील्ड्स बढ़ेगी फिक्स्ड इनकम के निवेशकों के हिसाब से, लेकिन जो मार्केट की वोलेटिलिटी है वो भी यहाँ से बढ़ सकती है। अब अगर हमें अपने डेट पोर्टफोलियो को देखना हो, उसमें कोई तब्दीली करनी हो, क्या थोड़ा सा इंतजार और करना चाहिए लक्ष्मी? देखिए, अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से पोर्टफोलियो के ड्यूरेशन को मैच करके अगर आपने निवेश किया है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ 19-20 का फर्क पड़ सकता है। अगर आपने वैसा निवेश किया होगा तो आप ये मार्केट के हलचल से डेफिनेटली आप उतावले नहीं होंगे। तो आप इसको वेट एंड वॉच मोड पर ही डाल के रखिएगा। नहीं तो आज के पॉलिसी डिसीजन के बाद मेजर चेंजेस अगर आपने ऐसे डिसिप्लिन के साथ अगर आपने निवेश किया होगा तो मेरे हिसाब से कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी, एक और चीज़, यहाँ पर अकोमोडेटिव रुख जो बरकरार रखा गया है, कहीं ना कहीं अब आगे चलकर तो ब्याज दरें बढ़ेंगी ही। सवाल यहाँ पर यह है कि ये कब सिलसिला शुरू होगा? देखिए, जैसे मैंने बताया, आज जो पॉलिसी का डिसीजन रहा है वो एक तरीके का पुल बांधा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये पुल आपको अकोमोडेटिव से न्यूट्रल और न्यूट्रल से टाइटनिंग की तरफ ले जाएगा। और वो पुल बांधने में जैसे अगर आपको अंदाजा लग जाता है एज मार्केट पार्टिसिपेंट ये पुल बंद रहा है यहाँ से यहाँ आपको ले जाने के लिए, तो आप उसके पहले ही आप जाने की तैयारी कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि जब रिपो रेट बढ़ेगा जब वो बढ़ेगा, ऐसा कोई अंदाजा नहीं है कि अगली पॉलिसी में ही बढ़ने वाला है। हालांकि मार्केट की जो एक एबिलिटी है वो इवेंट के होने के पहले ही उसको डिस्काउंट कर लेती है। तो वो आज जो मूवमेंट हुआ काफी हद तक हम इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि और नहीं होगा, लेकिन ये धीमे धीमे अगर होगा तो निवेशकों का ज्यादा फायदा होगा और यही हमारी उम्मीद भी है। आदित्य, महंगाई देखिए यहाँ पर सभी के लिए सरदर्द बनी हुई है। अब जिस तरह से पॉलिसी आई है, क्या कोई महंगाई प्रूफ पोर्टफोलियो बनता है क्या? देखें तो अभी आरबीआई का अकोमोडेटिव स्टांस है और धीरे धीरे आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। अगर हम यूएस के कंपैरिजन में देखें तो आरबीआई स्टिल अहेड ऑफ द कर्व है। बट अभी हम देखेंगे कि अगले 2-3 महीने में महंगाई कुछ हद तक बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे टेपर डाउन होगी। महंगाई के जो आंकड़े आरबीआई ने दिए हैं वो इस पे भी निर्भर करते हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर कैसे जाता है। और आरबीआई ने आज के महंगाई के जो आंकड़े दिए हैं उसमें $100 क्रूड ऑयल प्राइस को अनुमान किया है। अगर ये वॉर कहीं पे भी सॉल्व होती है तो हो सकता है क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आए और ये महंगाई में थोड़ा 3-4 महीने के बाद हमें थोड़ी सी राहत मिले।
बट अगले 2-3 महीने में कंज्यूमरों को महंगाई की तरफ जूझना ही पड़ेगा। और अगर ये वॉर सॉल्व नहीं हुआ तो मेरी आशंका ये है कि आरबीआई को भी कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और वो अपने अकोमोडेटिव स्टैंस को न्यूट्रल स्टैंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी, बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया की इकोनॉमी के। तो अनफॉर्चुनेटली लोगों के पास ऐसा तो कोई जरिया नहीं है जो इन्फ्लेशन से बच सके, बट ये कर सकते हैं कि आपके एसेट एलोकेशन के अंदर पहले अगर आप 40% इक्विटी के अंदर थे तो आप 45% थोड़ा सा टैक्टिकली एलोकेट ज्यादा कर सकते हैं इक्विटी को, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। बट शॉर्ट टर्म में इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है कि आप इसको बीट कैसे कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म में तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन लक्ष्मी आप क्योंकि हमारे साथ हैं तो शॉर्ट टर्म में कुछ कमाई का नुस्खा तो हम चाहेंगे ही आप दें हमारे दर्शकों को। तो क्या कहेंगी डेट के लिहाज से कोई शॉर्ट टर्म रणनीति क्या आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, फिक्स इनकम की एक खूबी ये है कि कोई भी आपका जो टेनोर हो, चाहे वो एक दिन में आपको निवेश करना है या 1 साल या 10 साल के हो, हर चीज के लिए एक कैटेगरी आपके लिए है। तो अगर आपको एकदम शॉर्ट टर्म को नजर रखते हुए अगर आपको निवेश करना है, यानी कि 1 महीना भी हो सकता है, शायद वो 90 दिन या 100 दिन का भी पैसा हो सकता है, तो म्यूचुअल फंड के फिक्स्ड इनकम कैटेगराइजेशन में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और लो ड्यूरेशन जैसी कैटेगरी फंड्स है जहां पे आप निवेश कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, पिछले 24 घंटों में आपने देखा है तकरीबन 20 से 25 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी ब्याज दरें बढ़ चुकी है, और इसका जो इम्पैक्ट है सीधे आपके पोर्टफोलियो यील्ड में ही दिखेगा। तो अगर आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट होराइजंस है तो आप शॉर्ट टर्म में इनमें निवेश कर सकते हो। और एक चीज है, जैसे ब्याज दरें बढ़ रही है, फ्लोटिंग रेट कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे निवेशक गौर फरमा सकते हैं, और वहां पे अगर उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1-1.5 साल के ऊपर का है तो वहां पे भी वो निवेश कर सकते हैं। तो अपने सलाहकार से आप डेफिनेटली मशवरा करें, और जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट की होराइजन है उसी के हिसाब से आप पोर्टफोलियो के ड्यूरेशन से मैच करके अगर निवेश करने की कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब से मायूसी थोड़ी कम होगी। लक्ष्मी, आज जो एक एम्फी के आंकड़े आए हैं उसमें एक हाईलाइट करने वाली बात यह है कि डेट में आउटफ्लो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्या आपको लगता है कि ये ट्रेंड हमें आने वाले महीनों में भी दिखाई देगा आगे चलते हुए? नहीं, ये जो आप आंकड़े देख रहे हो वो मार्च महीने का नंबर है, जो कि मंथ एंड भी होता है, क्वार्टर एंड भी होता है और फाइनेंशियल ईयर एंड भी होता है। तो वहां पे हिस्टोरिकली हम पैटर्न देखते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड में जो निवेशक होते हैं, आमतौर पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पैसे निकाल देते हैं, और जो आने वाले महीना यानी जो अप्रैल का महीना है वहां पे वो दोबारा वो पैसे डिप्लॉय कर देते हैं। तो ऐसा उसको ट्रेंड नहीं हम कह सकते। तो हमारा ये मानना है कि इन्वेस्टर्स जो है या इस महीने में काफी सारी मेच्योरिटीज भी है, जैसे आप देखोगे फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स की काफी सारी मेच्योरिटी इंडस्ट्री में, वो हम देखेंगे कि निवेशक जो है जिनको लिक्विडिटी भी चाहिए और साथ साथ पोर्टफोलियो की क्वालिटी भी चाहिए, हम उन पैसों को ओपन एंडेड फिक्स इनकम स्कीम्स में निवेश होता हुआ देख सकते हैं इस महीने में। आदित्य, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से एसआईपी के रिकॉर्ड आंकड़े यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार 13वां महीना जहाँ पर हमने देखा है कि रिकॉर्ड यहाँ पर इनफ्लोज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कैटेगरीज की बात करें तो मल्टी कैप और लार्ज कैप में रुझान लगातार निवेशकों का एसआईपी के जरिए बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। किस तरह की तस्वीर उभर रही है आपके मुताबिक? कल शशि थरूर जी ने हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछा था, तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा एफआईआईज इंडिया से बाहर जा रहे हैं, बट हमें अपलॉड करना चाहिए हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो कि म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के रूट के थ्रू पैसे डालते जा रहे हैं, और जितना एफआईआईज ने निकाला उतना ही डीआईआईज ने बाय किया है पिछले 6 से 8 महीने के अंदर। तो हमें अपलॉड करना चाहिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को और एएमसी कंपनीज को, जिन्होंने रिकॉर्ड अवेयरनेस बढ़ाई है रिटेल इन्वेस्टर्स में। पर अभी पिक्चर बाकी है, अभी यहाँ से हमें बहुत दूर जाना है। इंडिया के जो डीमैट अकाउंट्स है और जो एसआईपी फोलियोस है उसको यहाँ से भी डबल होना है। तो पिक्चर अभी बाकी है, शुरुआत अभी यहाँ से बहुत अच्छी हुई है, और अगले 3, 4, 5 साल में भी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नंबर ऑफ एसआईपीज आएंगी। आप
अच्छा टाइम आएगा तो एसआईपी लगाइए, बट बुरा टाइम आएगा तो एसआईपी प्लीज बंद मत कीजिए, और बुरे टाइम के अंदर भी आप एसआईपी चालू रखिए, क्योंकि बुरे टाइम में ही एसआईपी का फायदा होता है कि आपको उसी सेम पैसे में ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मिलते हैं, और ऐसे ही कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। आप अपनी एसआईपी को मिनिमम 10 साल तक रखेंगे तो ही आपको फायदेमंद होगा, अच्छा कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। तो हम सैल्यूट करते हैं सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को, एएमसीज को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और ये ट्रेंड तो शुरुआत है, आगे भी कंटिन्यू ही होते रहेगा। चलिए, आपने कहा पिक्चर तो अभी बाकी है और ये तो सिर्फ शुरुआत है, और बाकी बाजार में अस्थिरता है, एफपीआई पैसे निकाल रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, महंगाई यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी और हमारी मेहनत, अगर मैं कह सकूं, तो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। निवेशकों का विश्वास थोड़ा सा एसआईपी के जरिए ही सही, लेकिन निवेश में बना हुआ है। लक्ष्मी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा आपसे बात कर बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखते हैं हम भी और दर्शक भी। धन्यवाद इस कड़ी में हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आदित्य, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे, बने रहे। आप देख रहे हैं एटी मनी बनू अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और सवाल ले हम शो में, उससे पहले आपको बता देते हैं कि आप अपने सवाल कहां छोड़ सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करने हैं, और आपके सवाल इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ हो तो आपके सवाल हम शो में शामिल करेंगे और कराएंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए, अब हम सवाल लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ आदित्य शाह जुड़े हुए हैं जो लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे, और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहित। नमस्कार मोहित, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, सभी को नमस्ते। मेरी कहाँ से बोल रहे हैं मोहित? मैम मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। ओके, बताइए, आपने एसआईपी शुरू कर रखी है, बहुत सारे फंड्स हैं आपके पास, 10 साल से कर रहे हैं एसआईपी इन फंड्स में? मैम मैंने लगभग पिछले 5 सालों से मैं कर रहा हूँ, और अच्छा। इसमें 2-3 फंड अभी मैंने जोड़े हैं। अच्छा, जैसे अच्छा। पीजीआईएम वाला भी मैंने ऐड किया है, क्योंकि मेरे पास टैक्स सेवर था पहले। तो टैक्स सेवर मेरी एटीसी की जो लिमिट थी वो कंप्लीट हो रही थी, तो मैंने टैक्स सेवर तो बंद कर दिया था। ये पीजीआईएम वाला भी मैंने इसमें ऐड किया है, और एक क्वांट मिड कैप ऐड किया है। ये मैंने ऐड किए हैं, और बाकी फंड मेरे पिछले 5 साल से चल रहे हैं। ओके, 65 लाख रुपए चाहिए आपको? जी मैम, 65 लाख रुपए चाहिए आपको 10 साल में? हाँ जी, अगले मतलब 5 से 6 साल में टोटल 10 to 11 ईयर में मुझे 65 के अराउंड ये मेरा पोर्टफोलियो ठीक रहेगा, उसके लिए नहीं जी। तो कोई खास काम है आपका 10 साल के बाद जो आप 65 लाख से पूरा करना चाहते हैं? हाँ जी, घर का सपना है घर खरीदना चाहता हूँ। तो 65 लाख काफ़ी होंगे उसके लिए? हाँ, एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट तो मैंने देखा है कि इतना हो जाएगा, कुछ और अदर फंड से हो जाएगा तो 65 लाख यहाँ से हो जाएंगे। कहाँ लेंगे घर, गाजियाबाद में? हाँ, इधर ही प्लानिंग जी मैम। अच्छा। चलिए, तो मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आपने पूरा आकलन कर लिया है, क्योंकि देखिए महंगाई भी तो बढ़ रही है ना, तो मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आपको पता है कि 10 साल में महंगाई अगर बढ़ भी जाए तब भी 65 लाख रुपए आपके लिए काफ़ी होंगे, है ना? जी मैम, जी। चलिए, बहुत बढ़िया। आदित्य, बताएं। 28,000 की एसआईपी जो हमारे निवेशक कर रहे हैं, उससे वो नियरली अबाउट 65 लाख का जो उनका गोल है वो रीच कर जाएंगे, बट थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना जरूरी है। क्या पता किसी साल कम रिटर्न मिले, या क्या पता किसी साल ज्यादा रिटर्न मिले, तो वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग जस्ट ये गोल को रीच कर पाएंगे। तो मेरी सलाह सबसे पहले ये रहेगी, इससे 28,000 के आंकड़े की एसआईपी मत कीजिए, इसको टाइम के साथ बढ़ाते रहे, हर साल 5%, 10%, जैसे भी आपका इंक्रीमेंट होता है वैसे धीरे धीरे करके इसको बढ़ाते रहें। मैं समझ सकता हूँ कि निवेशक को भी टाइम लगेगा ज्यादा एसआईपी करने में, बट स्लोली एंड स्टेडली इस एसआईपी को बढ़ाएं। ये हो गई सबसे पहली बात, ताकि उनके पास 65 लाख से ज्यादा ही पैसे आए, 70 या 75 लाख रुपए आए, ताकि उनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहे उनके गोल के लिए। दूसरी बात, उनके पोर्टफोलियो में बड़े सारे फंड्स हैं, इतने सारे फंड्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि निवेशक ने कहा, उन्होंने 2 फंड्स अभी ऐड किए हैं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बहुत सारे फंड्स में एसआईपी करने की। आपको
किन चुनिंदा फंड्स को ही चुनना है और उनमें 10 साल एसआईपी करनी है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने उनको जो रिकमेंडेशन दी है उसमें वो एसबीआई स्मॉल कैप रख सकते हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 रख सकते हैं जो कि एक इंडेक्स फंड है, और मोतीलाल नेशनल 100 ईटीएफ जो है वो रख सकते हैं। इन 4 फंड्स के 4 या 5 फंड्स में अगर वो इक्वल रेटेड एसआईपी करेंगे तो उनके गोल्स में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस उनको धीरे-धीरे एसआईपी को बढ़ाना है और 10 साल तक मिनिमम इन्वेस्टेड रहना है तो वो अपने गोल्स को रीच कर जाएंगे। ऑलराइट, मोहित कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप आदित्य को? चलिए, फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन अगले दर्शक का मैं सवाल लेना चाहती हूँ। उन्होंने ट्विटर के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है आदित्य, और ये लगभग 2 साल से निवेश कर रहे हैं और 29,000 क्लोज टू 30,000 का इनका निवेश है एसआईपी के ज़रिए। इन्होंने कुछ फंड्स भी शामिल किए हैं जो आपके पास हैं, और ये इस निवेश को और 10 साल कंटिन्यू करना चाहते हैं। अपने बेटे और बेटी के बेहतर भविष्य के लिए कह रहे हैं कि इनको पैसों की ज़रूरत है, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, इन्हें घर भी ख़रीदना है और रिटायरमेंट का भी प्लान है इनका। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है इन्हें एक रणनीति वैसी बताना जिनसे इनके सारे जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो जाएं, बिकॉज़ लक्ष्य काफ़ी है, निवेश उसके तुलना में अगर हम देखें थोड़ा सा कम बैठ सकता है। गोल प्लानिंग की थोड़ी सी इनको एक डायरेक्शन देनी होगी। आदित्य मैम, जैसे कि आपने सही बताया, 30,000 की एसआईपी कर रहे हैं वो, अगर वो 10 साल तक की एसआईपी करेंगे और मैं 10 से 12% का रिटर्न देखूं म्यूचुअल फंड से आएगा तो नियरली अबाउट 70 से 75 लाख रुपए निवेशक के पास आएंगे एट द एंड ऑफ दैट पीरियड। मैंने इनके गोल्स देखे हैं तो इनके बड़े सारे गोल्स हैं, और गोल्स को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि 70 से 75 लाख जो जमा होगी राशि वो उनके लिए काफी होगी। तो सबसे पहली सलाह इनको भी यही रहेगी, धीरे धीरे एसआईपी को बढ़ाते रहिए। अब 10% बढ़ाइए हर साल। जो आपके खर्चे जो है डिस्क्रिशनरी है, जिन खर्चों की जरूरत नहीं है उन खर्चों को कम कीजिए साल दर साल और एसआईपी को बढ़ाते रहिए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप कहीं भी किसी चैनल पे आप अगर एडवाइस देना चाहते हैं तो प्लीज मेंशन कीजिए कि आपके गोल की अमाउंट क्या है। गोल के अमाउंट और गोल कब ड्यू है ये फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से हम म्यूचुअल फंड में गोल बेस्ड प्लानिंग कर सकते हैं। ये बहुत चीज ध्यान रखिए। तीसरी बात, जैसे कि आपने अपने पोर्टफोलियो को भेजा है, अगेन आपको इतने सारे म्यूचुअल फंड्स की जरूरत नहीं है। आप 5-6 म्यूचुअल फंड्स देंगे तो काफी है। आपके ही पोर्टफोलियो से मैं पिक कर रहा हूँ। आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में जा सकते हैं, आप यूटीआई निफ्टी 50 में जा सकते हैं, आप डीएसपी का स्मॉल कैप फंड भी आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप वहां पे भी जा सकते हैं, और मोतीलाल नेशनल 100 फंड में भी जा सकते हो। बट निवेशक को यही सलाह रहेगी, गोल्स को लिस्ट डाउन करना काफी नहीं होगा। गोल्स कब ड्यू है ये भी लिस्ट डाउन किया जाए, और गोल के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे ये भी उनको लिस्ट करना चाहिए। अगर उनको नहीं पता है कि वो उस गोल में उनको कितने पैसे लगेंगे तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, जो कि आज की डेट में कितने पैसे चाहिए उसको इन्फ्लेशन के माध्यम से इन्फ्लेट करके 10 साल के बाद कितने पैसे चाहिए रहेंगे वो बताएं। ऑलराइट, हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं यशवंत देशमुख। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्ते मैडम। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बताएं। हाँ मैडम, मेरा ये एक लास्ट टाइम भी कुछ सवाल पूछा था, अगर एक व्हीकल के 2 कंपनी से इंश्योरेंस कर सकते हैं या नहीं, और इफ नो तो इंश्योरेंस IRDA एक्ट के कौन से रूल के अंदर हम लोग नहीं कर सकते? हेलो, आप पूछ रहे हैं कि आपको एक गाड़ी के 2 इंश्योरेंस ले सकते हैं या नहीं? हाँ। ओके। आदित्य, आपका मोटर इंश्योरेंस डोमेन में है या नहीं मैं नहीं जानती, पर आपके पास सवाल होगा हमारे दर्शक का, बताएं क्या कोई सलाह है इनके लिए? मैम, ऐसा कोई भी लॉ IRDA का नहीं है कि वो एक ही गाड़ी के 2 इंश्योरेंसेस आप नहीं ले सकते हैं। जनरली लोग 2 इंश्योरेंसेस नहीं लेते हैं बिकॉज वो ओवर इंश्योरेंस हो जाता है और आपको डबल प्रीमियम्स भरने पड़ते हैं कभी भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो।
जनरली सलाह ये रहेगी कि एक इंश्योरेंस जो होता है वो काफी होता है। एंड जनरली ऐसा भी कई बार देखा गया है कि एक बार अगर आप क्लेम कर लेते हैं किसी भी डैमेज के ऊपर, तो जनरली वो रिपोजिटरी में रिकॉर्ड हो जाता है, और हो सकता है कि उसी डैमेज के ऊपर अगर आप दूसरा क्लेम करें तो कंपनी उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, सेइंग दैट आपने इसके ऊपर क्लेम कर दिया है। तो मेरी सलाह हमेशा ये रहेगी, कार के साइड में आप सिर्फ एक ही इंश्योरेंस कीजिए, ओवर इंश्योर अपने आप को मत कीजिए, और वो जो प्रीमियम है वो आपके या तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डालिए, या फिर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस नहीं है वहां पे डालिए। ओवर इंश्योरेंस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज उससे कोई भी फायदा नहीं है। और राइट, चलिए, लेकिन यशवंत जी, ये सवाल हम हमारे इंश्योरेंस एक्सपर्ट के जरिए भी एक बार पूछवाएंगे और आपको सही सलाह देने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो आदित्य कह रहे हैं उस पर भी आप अमल कर सकते हैं अगर आपने राय सुनी हो तो। चलिए, वक्त हो गया है निवेश का गुरु मंत्र जानने का। बताएं आदित्य, आपने क्या निवेश का गुरु मंत्र देना है आज? बहुत ही सिंपल है। जैसे बूंद बूंद से दरिया बनता है, वैसे ही एसआईपी से वेल्थ बनती है। अच्छे टाइम में तो एसआईपी कीजिए ही, पर बुरे टाइम में भी एसआईपी कीजिए। बुरे टाइम की एसआईपी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके देगी, ज्यादा यूनिट्स आपको मिलेंगे, और 10 साल की अगर आप जर्नी करते हैं तो कंपाउंडिंग का जो ट्री है, कंपाउंडिंग का जो पेड़ है, वो आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो एसआईपी से ही वेल्थ बनती है। चलिए, तो यहाँ पर आपने काफ़ी उम्दा गुरु मंत्र दिया है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि एसआईपी करने के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। क्या किसी भी उम्र में आप शुरू कर सकते हैं ये एसआईपी? बिल्कुल मैम, जितना जल्दी आप शुरू करें उतना ज्यादा अच्छा है। अगर आप लेट भी हो गए हैं तो कोई बात नहीं, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वाज यस्टरडे, और अगला बेस्ट टाइम है कल। आप एसआईपी को स्टार्ट कीजिए। बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन वे में एसआईपी करिए। मार्केट के बारे में वरी मत कीजिए। जिस भी म्यूचुअल फंड में आप पैसे डाल रहे हैं, उसका फंड मैनेजर आपके पैसों के बारे में वरी करेगा। बस आप हर महीने कुछ ना कुछ खरीदते रहिए। जैसे कि आप खाना खाते हैं या जैसे कि आप बाहर जाते हैं, वैसे ही एसआईपी को भी ट्रीट कीजिए कि मंथली एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें इन्वेस्ट करके हम भूल जाएंगे। जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना अच्छा है। बट अगर आपको देरी भी हो गई है तो कोई बात नहीं, सबसे अच्छा टाइम इन्वेस्ट करने का कल है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, समय निकाला आपने और इस पेशकश में शामिल हुए, तमाम दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई और उनको निवेश के सही रास्ते पर